हेलो डियर चैंपियंस, माय नेम इज तपेश सक्सेना। आई होप, आई विश, आई बिलीव कि आप सभी लोग अपने हेल्थ और फिटनेस का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, दिल से जान से पूरी दम लगाकर। ठीक है, तो यस, हम लोगों का जो आईपी मैट इंदौर के 2024 क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, उसमें क्यूए एमसीक्यूज वाले पार्ट का ये है पार्ट नंबर 5। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। माय नेम इज तपेश सक्सेना। आई हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन द क्यूए पार्ट ऑफ कैट, 99.99 परसेंटाइल इन द एलआरडीआई पार्ट ऑफ कैट, और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क में दिया हुआ था। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सॉल्व करके देखा होगा। ये सारे एडवांटेजेस हैं जो इसके पहले के सेशंस में मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इनकी वजह से ही ये सेशंस, ये वीडियोस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21, सागारिका डिवाइड्स हर सेविंग्स ऑफ 10,000 रुपीज टू इन्वेस्ट अक्रॉस टू स्कीम्स ए एंड बी। स्कीम ए ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो अगर 10% का इंटरेस्ट है पर एनम, लेकिन उसकी कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, मतलब हमें 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। While Scheme B offers a simple interest rate of 12% per annum. If at the end of the first year the value of her investment in Scheme B exceeds the value of her investment in Scheme A by 2310 rupees, right? तो ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि स्कीम बी में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो था 100 बी। ठीक है, मैंने 100 टाइम्स ऑफ बी क्यों लिया, क्योंकि 100 के मल्टीपल्स होते हैं तो हमारे लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो 100 बी अगर सेकंड पार्ट में उसका इन्वेस्टमेंट है तो एक साल में उसे 12% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल के बाद 100 बी में 12 बी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112 बी। ठीक, ऑब्वियसली अब अगर हम ये देखें कि उसका बाकी का जो स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट है उसको हम मान लेते हैं 100 ए, तो अगर हमने 100 ए लिया तो ये 100 ए जो है ये 5% से 2 बार बढ़ेगा। तो 5% से 2 बार बढ़ेगा तो हमें पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, कोई भी चीज 5% से बढ़ती है तो उसमें हमें 1 + 5/100 मल्टीप्लाई करना होता है। 5/100 हो जाएगा 1/20, तो 1 + 1/20 मतलब 21/20। तो हमें इसमें 21/20 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज इट विल इंक्रीज बाय 5% सक्सेसिवली इन 2 टाइम पीरियड्स ऑफ 6 months ईच। पहले 6 महीने में 5% से बढ़ेगा 100 ए, फिर आगे के 6 महीने में 5% से और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 21 का स्क्वायर 441a डिवाइडेड बाय 2 × 2 4, इतना हो गया। ठीक है, अब उन्होंने हमसे ये बोला है कि स्कीम बी में हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है एक साल के बाद 112 बी, और स्कीम ए में जो वैल्यू है 441a/4, इनमें जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो 2310 रुपीज का है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 448b माइनस 441a, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, राइट? तो 9240। अब हमें एक बात और भी पता है कि ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 100 बी और 100 ए, ये टोटल मिला के कितना था, तो ये टोटल था 10,000। इसका मतलब हमको ये भी पता है कि 100 बी और 100 ए का जो सम है वो कितना है, तो वो है 10,000 के बराबर। ठीक है, क्या करें, हमें ए और बी में से किसी की भी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ए और बी में से किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस है, मतलब ए को बराबर बना देते हैं। अगर 100 को 441 बनाना है तो मेरे ख्याल से हमें इस इक्वेशन में 4.41 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 4.41 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 441b, ये हो जाएगा 441a, और ये हो जाएगा
दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 44100। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। अब इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे 8 + 1 9, 4 + 4 8 और 4 + 4 8, 889b। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, 4 + 0 4, 2 + 1 3, 9 + 4 13, कैरी आया 1, तो 53340। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 9 है, ये 4 है, तो 9 6 जा 54 होता है, तो इसमें आप 6 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 60, क्योंकि यहाँ जीरो भी है तो 60 मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60। ठीक है, और बी अगर 60 है तो फिर आपका जो पहला बी में स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट है वो 6000 हो जाएगा और ये 4000 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेकंड स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो 6000 है और पहली स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली 4000 है, क्योंकि दोनों का सम तो 10,000 ही था। ठीक है, तो इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दिस मच डेफिनेटली यू विल हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो अब आप इसको किसी भी तरीके से करें, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा कि पहला इन्वेस्टमेंट 4000 है और दूसरा इन्वेस्टमेंट 6000 है। ठीक, अब टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो यहां पर फिर आप SICI के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो पहला इंटरेस्ट है वो 4000 है तो 4000 के ऊपर हमें 12% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आप 12% कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर है ना b की वैल्यू आई है ना, और b को हम क्या ले रहे हैं, अच्छा b में आपको सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, a में तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, तो जो आपका पहला इन्वेस्टमेंट है उसमें तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये जो 4000 रुपए हैं बच्चों, ठीक है, ये डेफिनेटली 5-5% से दो बार बढ़ेंगे। तो पहले 4000 का हमने 5% कैलकुलेट किया तो 400, 10% है तो 5% 200, तो पहले 6 महीने के बाद ये 4200 हो गया। फिर 5% कैलकुलेट किया तो 420 का आधा 210, इसका मतलब पूरे एक साल के बाद तो ये 4410 रुपए हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट कितना आया, तो 200 + 210, तो यहां से हमें जो इंटरेस्ट मिला ए के ऊपर वो मिला 410 रुपीस का। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें ऑन बी तो 6000 रुपए खर्च किए, मतलब इन्वेस्ट किए हैं, उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो डेफिनेटली ये दोनों कैंसिल और ये हो जाएगा 720। तो हमें जो सेकंड स्कीम है उसमें इंटरेस्ट मिला 720, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद जो टोटल इंटरेस्ट हमने अर्न किया वो हो जाएगा 1130 रुपीज, एंड 1130 इज डेफिनेटली दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कुड हैव डन इट। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो अरिथमेटिक का ही, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम डायरेक्टली आंसर ऑप्शंस का यूज कर नहीं पा रहे। थोड़ा आसान होता तो आंसर ऑप्शन का यूज हो जाता। अभी एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगेन हमें कम से कम 90 सेकेंड से 120 सेकेंड्स का समय लग सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत बड़ा है, तो पढ़ने में ही आपको कम से कम 20-30 सेकेंड लग जाएंगे पढ़ने में, समझने में। सो दैट इज वाई नॉट सजेस्टेड कि हम इसे सबसे पहले सॉल्व करें पेपर में, बट यस अगर आप अरिथमेटिक के अलावा कुछ और प्रिपेयर करके गए ही नहीं हो अच्छे से तो फिर तो इसे करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास ये आता है, एक फ्रूट सेलर है, ये भी देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, नॉट अ वेरी गुड चॉइस इन द बिगिनिंग। ठीक है, शुरुआत के लिए तो बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, बट यस आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि है तो अरिथमेटिक का ही। अरिथमेटिक के क्वेश्चन में एक खास बात ये होती है कि वो सॉल्व जरूर हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते जाओ तो होते जरूर है। A fruit seller had a certain number of apples, bananas, and oranges at the start of the day. The number of bananas was more than the number of apples. ठीक है, and the total number of bananas, okay, number of bananas was 10 more than the number of apples. ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो x है
तो नंबर ऑफ बनानास जो है वो हो जाएंगे 10 ज्यादा, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 10। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमें नहीं पता, एप्पल बनाना ऑरेंज, तो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है वो कितने फ्रूट्स हो गए, तो टोटल हमारे पास फ्रूट्स हो गए 2x प्लस 10 प्लस y। ठीक है, अब उन्होंने हमसे ये बोला कि एंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास एंड एप्पल्स वाज अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो ये x और x प्लस 10 का जो सम है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, तो ये एक 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि 2x भी 2 का मल्टीपल है, 10 भी 2 का मल्टीपल है, तो 11 का कोई इवन मल्टीपल ही आएगा। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू 22 हो सकती है, विच मीन्स कि x की सबसे छोटी वैल्यू जो हमें मिल सकती है वो मिल सकती है 6। राइट, 2 6 are 12 प्लस 10 इज 22। उसके बाद सिमिलरली अगर हम 2x प्लस 10 को यहाँ पर 44 लेते हैं इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल है तो 44 में से 10 गया 34, तो x की वैल्यू होगी 17। उसके बाद अगर आप इसे 66 लेते हो तो आप ये बोल सकते हो कि, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है ना, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि 2x प्लस 10 अगर 66 है तो 66 माइनस 10 इज 56, x की वैल्यू हो जाएगी 28। खास तौर से हमें देखना क्या है, खास तौर से हमें ये देखना है कि जो x की वैल्यू है वो सबसे पहली सबसे छोटी वैल्यू 6 है, उसके बाद 6 प्लस 11 17 है, प्लस 11 फिर 17 प्लस 11 28 है। राइट, इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी उसमें 6 तो होगा ही, और 11 11 11 जो है वो ऐड होता जाएगा। राइट, 6 प्लस 11 के, तो अगर x की वैल्यू जो है वो 6 प्लस 11 के होगी, तो जो हमारे x प्लस 10 की वैल्यू है वो हो जाएगी 11 के प्लस 16, और इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 11 का मल्टीपल बना रहेगा, रहेगा ना। 11 के प्लस 11 के 22 के, और 16 प्लस 6 जो है वो 22 आ जाएगा, तो 22 के प्लस 22 तो डेफिनेटली मल्टीपल हो जाएगा। तो आप ये ऐसे ही मान सकते हो कि ये 6 प्लस 11 के है, ये 11 के प्लस 16 है, फिर उसके बाद ये y है, और अब अगर हमने इनका सम किया तो हमें पता चलेगा कि 11 के प्लस 11 के ये हो जाएगा 22 के, प्लस 16 प्लस 6 दैट विल बी 16, और उसके बाद यहाँ पर प्लस y तो और है ही। अब देखो आगे क्या बोलते हैं वो, आगे ये बोलते हैं कि शी वॉज एबल टू सेल 70% ऑफ एप्पल्स, मतलब इस वैल्यू का 70% निकलना चाहिए, 70% निकलना चाहिए। ठीक है, 70% का मतलब होता है 7/10। So we must be able to find out 70% of this value in integers, क्योंकि ये एप्पल्स की बात चल रही है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 3.5 एप्पल बेच दिए या 4.5 एप्पल बेच दिए, एप्पल्स हमेशा इंटीजर्स में ही बेचे जाएंगे। सो डेफिनेटली दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, 10 से जरूर डिवाइड होना चाहिए। अब आप सोचो कि 6 प्लस 11 के 10 से कैसे डिवाइड होगा। अगर ये 6 है तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसके एंड में 4 आता हो, 6 प्लस 4 ही तो 10 होता है। तो 11 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके एंड में 4 आता है, तो डेफिनेटली 44। तो हम ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, k की वैल्यू को हम 4 लेकर देखते हैं, देख रहा हूं। ठीक है, हो सकता है 4 से बात ना बने, तो फिर हमें नेक्स्ट मल्टीपल पे जाना पड़े जिसके एंड में 4 आता हो। ठीक, तो पहले 4 रख के देखते हैं, तो 44 प्लस 6 ये हो गया 50। ठीक है, यहां पर भी ये रखा तो 4 इंटू 11 44 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 60। उसके बाद अगर हमने देखा कि अच्छा ठीक है ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, अब y की वैल्यू का तो कोई अंदाजा नहीं है, यहां पर हो जाएगा 50 और 60 110 प्लस y। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्या हम 50 का 70% निकाल सकते हैं? डेफिनेटली 50 का 70% 35 होगा। उसके बाद बनानास का 60% निकाला तो 60 का भी 60% आ जाएगा, दैट इज 36। एंड 50% ऑफ ऑरेंजेस, तो इसका भी 50% निकालना है, तो ये कोई इवन नंबर होगा। ड्यूरिंग द डे इफ शी वॉज एबल टू सेल 55% ऑफ द फ्रूट्स, अब 55% कितना होता है बच्चों, तो 55% होता है 55/100। सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 से कैंसिल भी किया तो 11/20।
इसका मतलब इस नंबर का डेफिनेटली हमें 20% सॉरी 55% निकालना है। 11/20 मतलब ये नंबर 20 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। अगर ये 20 का मल्टीपल होना चाहिए तो यहाँ पर 10 आ सकता है, 110 प्लस 10 120 हो जाएगा, राइट। लेकिन ठीक है, हमें पता है कि ओवरऑल सेल का 55% गया है, ठीक ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि 20 या ऐसा कुछ होगा, मतलब या तो ये 10x 10 होगा, या फिर 30 हो सकता है, या फिर समथिंग समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और भी है कि पूरी सेल का 55% जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए इसका 50%, तो इन दोनों का सम प्लस 50% इज इक्वल टू इसका 55% होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बनेगी। चलो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का सम 35 प्लस 36, 35 प्लस 36 प्लस वाई का आधा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 55%। 55% मतलब 11/20 ऑफ 35 प्लस 36। अच्छा 35 प्लस, हाँ y+20 है ना 55, तो ये हो जाएगा कितना था टोटल, तो टोटल था 110 प्लस वाई। तो 110 प्लस वाई का हमें 55% चाहिए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये 20 है, पूरी इक्वेशन में 20 मल्टीप्लाई कर दो तो 35 इंटू 2 ये हो जाएगा 700, 36 इंटू 2 72, तो 720, यहाँ 20 मल्टीप्लाई किया तो 10y, यहाँ 20 मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1210 प्लस 11y, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 10y 11y, तो यहाँ पर आ जाएगा y, इन दोनों को ऐड किया तो 0, यहाँ रखा तो 2 7 7 14, और 1420 में से हमें 1210 माइनस कर देना है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, राइट। तो y की वैल्यू आ रही है 210, ठीक। क्या ये वैल्यू लेने से ये वाला नंबर 20 का मल्टीपल बनता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बनता है। अगर आप y की वैल्यू 210 रख रहे हो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, और ये हो जाएगा 3। तो 320 पूरा पूरा 20 से डिवाइड होगा, तो 320 का 55% हम कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि बेसिकली 320 का आधा होगा 160, 160 में प्लस 16 कर देंगे, तो 160 में प्लस 16 किया बच्चों तो ये हो जाएगा 160 में प्लस 16 तो 176, राइट। यहाँ पर y जो है वो 210 है, 210 का आधा लिया तो ये हो जाएगा 105, और अब आप ऐड करके देखो कि इन तीनों का सम इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यूज है। कम से कम 50 एप्पल होने चाहिए, 60 बनानास होने चाहिए, 210 ऑरेंज होने चाहिए, और 210 प्लस 110 मतलब कुल मिलाकर कम से कम हमारे पास 320 फ्रूट होने चाहिए। लॉजिक समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूं कि नंबर ऑफ एप्पल्स x है तो नंबर ऑफ बनानास इससे 10 ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो 11 का मल्टीपल है, जिसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 6 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 ऐसी आएगी, तो 6 प्लस 11 के, तो अगर x 6 प्लस 11 के है तो b होगा 11 के प्लस 16। उसके बाद ऑरेंजेस होंगे y, टोटल फ्रूट्स इतने हो गए। अब मैंने ये बोला कि इसका हमें निकालना है 70%, और 70% अगर पूरा पूरा इंटीजर आएगा तो ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके लिए हमने k को मिनिमम लिया 4, तो ये 50 आ गया, ये 60 आ गया। अब 50 प्लस 60 प्लस y जो है वो इस टोटल के बराबर हो जाएगा 110 प्लस y। इसका 70% बेचा, इसका 60% बेचा, इसका आधा बेचेंगे 50%, तो इस पूरे का 55% आना चाहिए। उससे इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया तो y की वैल्यू 210 आ गई। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसने ये बोला कि देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी हैड एट द स्टार्ट ऑफ द डे वाज, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसके पास 210 होने ही चाहिए। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So this is how we could have solved it. This is how we could have done it. ठीक है, चलिए वेरी गुड। सो नाउ वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। आई वुड नॉट सजेस्ट कि हमें एकदम शुरुआत में ही सॉल्व कर लेना चाहिए।
बड़ा भी था, 5-6 लाइन का क्वेश्चन था, तो टाइम भी लगेगा, सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा और ढेर सारा दिमाग भी लगेगा, लॉजिक बहुत था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर केसेस में अटेम्प्टेबल नहीं था। अब उन्होंने बोला द टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर रियल एंड पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड। The pth term of the progression is q and the qth term is p. Then the logarithm of the first term is, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर pth टर्म q है और qth टर्म p है, तो बच्चों एक इसमें सिंपल सा शॉर्टकट होता है, बाकी आपको कन्वेंशनल मेथड में नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं, लेकिन एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि आप p की वैल्यू को 1 ले लो मतलब फर्स्ट टर्म, और q की वैल्यू को 2 ले लो मतलब सेकंड टर्म। अब वो ये बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म जो है वो q के बराबर है, तो फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगी, और सेकंड टर्म p के बराबर है तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर ये 2 है और ये 1 है, तो इसका मतलब जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका जो कॉमन रेशियो है वो आ जाएगा 1/2। यही होता है ना, nth टर्म डिवाइडेड बाय द n-1th टर्म। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। तो फिर उन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म का लॉगरिथम क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म का जो लॉगरिथम है वो होगा log 2, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब आप आंसर ऑप्शंस में p के प्लेस पर 1, q के प्लेस पर 2 पुट करते जाओ और देखो कि कहां से आपको log 2 मिलता है ना। तो अब अगर आपने यहाँ पर देखा ध्यान से, तो आपका p1 है और q2 है, तो p1 है और q2 है, तो ये -1, ये -1, ये -1 और ये -1, मतलब आपको न्यूमरेटर से -log2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो q2 है, तो 1 - q, 1 - 2 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा -1, और log p, तो p कितना है 1, तो यहाँ से आएगा log 1। हमें log 1 तो नहीं चाहिए, हमें log 2 चाहिए, ये 0 हो जाएगा, 1 - p है तो p तो 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें log 1 नहीं चाहिए, हमें log 2 चाहिए, तो ये कैंसिल। सिमिलरली यहां से भी log 1 आएगा तो ये भी कैंसिल, यहां से और यहां से log 2 आएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि अगर आप 1 - q log 2 ले रहे हो, 1 - q log 2 ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से फिर, ठीक है, तो ये और ये इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है, ठीक। अब एकदम से नहीं पता चलेगा कि यहाँ प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, यहाँ से भी log 2 आ जाएगा, यहाँ से भी log 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी -log 2, यहाँ से भी -log 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों में से कोई आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो शायद समझ में आएगा कि बीच में माइनस होना चाहिए, वो अभी थोड़ा सॉल्व करते करते हमें समझ में आएगा, ठीक है। बट मैंने आपको एक आइडिया बताया कि अगर ये इतने क्लोज आंसर ऑप्शन नहीं होते तो इस लॉजिक से भी आपका आंसर आ जाता, ठीक। अब चाहो तो थोड़ा सा इसको बदल के भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और जो थर्ड टर्म है वो 1 है, और फिर इसको सॉल्व करके देख लो, तो शायद फिर ये वाला आंसर ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। चलो एनीवे, अब अगर मैं इसको एकदम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करके बताऊं, तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि किसी भी जीपी की pth टर्म लोगे, तो pth टर्म का मतलब होता है a इंटू आर की पावर p-1, और वो आएगी q, ठीक है। और इसी जीपी की अगर आपने QH टर्म निकाली तो a इंटू आर की पावर q-1, और वो आ जाएगा p, ठीक। अब इसमें दोनों तरफ log ले लो, तो अगर log लिया तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, जब log लोगे तो एडिशन में आ जाएंगे, log a प्लस log ऑफ r टू द पावर p-1 एंड दैट इज इक्वल टू log q, ठीक है। इधर देखोगे तो ये हो जाएगा log a प्लस log इंटू आर की पावर q-1 एंड दैट इज इक्वल टू log p, ठीक। नाउ अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है log a, फर्स्ट टर्म का log। तो हमें log a को तो एलिमिनेट करना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वाली टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये log a है, यहाँ पे पावर जो है वो इसके सामने आ जाएगी p-1 इंटू log r, और यहाँ पर log q ऐसा कैसा रहेगा, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको इसी के नीचे लिखते हैं। अच्छा चलो एक बार और कर लेते हैं, तो log a प्लस ये q-1 इसके सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log r एंड दैट इज इक्वल टू log p, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि ये r वाली टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि a log a की तो आपको वैल्यू निकालनी है,
तो यहाँ पे कोफिशिएंट p-1 है और यहाँ पर q-1 है, तो इस पूरी इक्वेशन को q-1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा q-1 log a प्लस p-1 इंटू q-1 इंटू log r, और यहाँ पर आ जाएगा q-1 इंटू log q। ठीक है, अब इस सेकेंड इक्वेशन में p-1 मल्टीप्लाई कर दो, तो p-1 log a वहां पे मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा p-1 इंटू q-1 इंटू log r, और यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा p-1 log p। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इसमें से ये माइनस हुआ तो log a तो कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा q-1 माइनस ऑफ माइनस p-1, तो माइनस p+1 log a। दूसरी तरफ ये माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा q-1 log q माइनस p-1 log p। ठीक है, और उसके बाद ये log a चाहिए तो ये पूरा नीचे आएगा, यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, q-p होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि log a की वैल्यू आ रही है दिस एंटायर थिंग, दैट इज q-1 log q माइनस p-1 log p, और डिवीजन में यहाँ पर आ जाएगा q-p। ठीक है, अब आंसर ऑप्शन देखो, क्या डिवीजन में q-p है? नहीं, डिवीजन में p-q है, तो अपने को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा उल्टा 1 - q इंटू लॉग q, माइनस ये भी उल्टा हो जाएगा 1 - p इंटू लॉग p, सारे टर्म्स में ही -1 मल्टीप्लाई होगा ना, और इधर मल्टीप्लाई किया तो p-q। अब कंपेयर कर लो, तो 1 - q इंटू लॉग q, 1 - q इंटू लॉग q माइनस 1 - p इंटू लॉग p डिवाइडेड बाय p-q, तो d विल बी द करेक्ट आंसर, ये भी कैंसिल। ठीक, तो कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आंसर ऑप्शन इजी हुए तो लॉजिक से ही पकड़ में आ जाएंगे, नहीं लग रहा लॉजिक तो फिर ये मेथड लगा सकते हैं। मेथड भी ज्यादा लेंदी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से करेंगे तो शायद स्टिल क्वेश्चन को 90 सेकेंड से कम में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करना शुरू करेंगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो डुएबल है, शायद एकदम से नहीं लेंगे कि एकदम से इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, बट यस फर्स्ट गो में ही कर सकते हैं। 7th 8th या 9th नंबर पे क्वेश्चन आ सकता था। ठीक, उसके बाद देखें द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये मेरे ख्याल से अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। हम सभी लोग ये जानते हैं बच्चों की मॉड x का स्क्वायर और x का स्क्वायर एक ही बात होती है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, आएगा ना। तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, -10 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स -56 इज इक्वल टू 0। राइट, यहाँ -10 है, यहाँ -56 है, अगर दोनों माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसे हमें 10 से एक बड़ा नंबर लेके और माइनस एक छोटा नंबर लेके करना पड़ेगा, ऐसे स्प्लिट होगा। 56 के फैक्टर्स देखोगे तो 56 के फैक्टर्स में 1 और 56 होता है, उससे तो बात नहीं बनेगी। 2 और 28 होता है, इससे भी बात नहीं बनेगी। 3 से डिवाइड होता नहीं है, 4 इंटू 14 होता है, इससे बात बन जाएगी। 14 और 4 में 10 का डिफरेंस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो -14 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स -56 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मॉड ऑफ एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा मॉड ऑफ एक्स -14 ब्रैकेट क्लोज, यहां से +4 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा मॉड ऑफ एक्स -14 दैट इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्रैकेट में हमें मिलने वाला है मॉड ऑफ एक्स -14, दूसरे ब्रैकेट में मिलने वाला है मॉड ऑफ एक्स +4 और दोनों का प्रोडक्ट 0। तो मॉड ऑफ एक्स -14 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स +4 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। ये नहीं हो सकता क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव आती नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। सो ओनली दिस थिंग इज पॉसिबल। अगर मॉड ऑफ एक्स 14 है तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू +14 या -14 हो सकती है, उससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? 2 रूट्स आर देयर। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निक सिर्फ इतनी सी है कि आपको एक्स स्क्वायर की जगह मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेना है, फिर तो क्वाड्रेटिक ही है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 25, 24 तो हो गया। 25, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a class if the girls in the class are less than 50% but more than 48%। यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि जो गर्ल्स होंगी क्लास में वो इंटीजर में होंगी, मतलब हमें ऐसा मिनिमम नंबर ढूंढना है जिसके 48% और 50% के बीच में कोई इंटीजर आ जाए, क्योंकि गर्ल्स 48% से ज्यादा है और 50% से कम है। तो अगर कहीं उन दोनों वैल्यूज के बीच में इंटीजर आ गया तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, मतलब दैट वैल्यू इज पॉसिबल। तो और ढूंढना भी स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप आंसर ऑप्शन से स्टार्ट करो। सबसे पहले 25 देखो, 25 का 48% निकालोगे, 48% ऑफ 25। ठीक है, तो 48% का मतलब 48/100, 48/100 इंटू 25, 25 का 4 टाइम्स 48/4, तो ये हो गया 12, राइट। उसके बाद हमने देखा 50% ऑफ 25, तो अगर 50% देखोगे तो वो होता है आधा, और आधा तो होगा 12.5। तो अब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 12 और 12.5 के बीच में है। क्या 12 और 12.5 के बीच में कोई इंटीजर होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हमें इंटीजर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे चलते हैं। अब 25 से बड़ा लेना है तो सीधे 100 थोड़ी लेंगे, 27 भी देखेंगे। 100 तो ऑब्वियस आंसर है ही, क्योंकि 100 का 48 निकाला, 50 निकाला, तो 48 और 50 आएंगे, उनके बीच में 49 होता है। लेकिन क्या उससे छोटा नंबर हो सकता है? तो फिर 27 चेक करते हैं। अगर हमने 48% ऑफ 27 कैलकुलेट किया तो 48% का मतलब 48/100 इंटू 27। यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 4 का 12 टाइम्स, 4 का 25 टाइम्स, 12 इंटू 27, 12 7 जा 84, कैरी आया 8, 12 2 जा 24 प्लस 8 इज 32 डिवाइडेड बाय 25, और 25 से इसको डिवाइड किया तो 25 1 जा 25, बचेगा 7 74, 25 2 जा 50, बचेगा 24, पॉइंट लगाया तो 240, 25 9 जा 225 और 25 6 जा, तो मतलब 27 का 48% होता है 12.96। ठीक है, फिर 50% कितना होगा? 50% तो आधा हो जाएगा, मतलब 13.5। तो क्या 12.96 और 13.5 के बीच में कोई इंटीजर है? तो हम बोलेंगे यस 13 है दोनों के बीच में। तो अगर 13 गर्ल्स हैं, 27 स्टूडेंट्स में अगर 13 गर्ल्स हैं तो वो 48% से ज्यादा होंगे, 50% से कम होंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कुड हैव डन इट। अब बुक्स में इसके मेथड्स जो है वो बिल्कुल अलग मिलेंगे, मैंने तो आंसर ऑप्शन से करवा दिया है आपको। जो बुक में इसका मेथड होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके का मिल सकता है कि सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज n। ठीक है, n का 48% निकालो, वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कम है, और n का 50% निकालो, वो नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 12n/25, और यहां पर देखोगे तो n/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 25 और 2 का मल्टीपल होता है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24n,
और 50 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा 50G, और 50 से मल्टीप्लाई किया तो 25N। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से आपको 24 और 25, सबसे पहले G की वैल्यू निकालनी है ना, G की वैल्यू, अच्छा नहीं G की नहीं, हमें N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि 24N और 25N के बीच में कहीं कोई इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो फिर अगेन एन की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ा बढ़ा के देखेंगे। पहले एन को कुछ रख के देख सकते हैं, फिर उसके बाद और ट्रायल करना पड़ेगा, तो काफी हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सजेस्टेड मेथड नहीं है, राइट? बुक्स वगैरह में ऐसे ही दिया रहता है, बट इट विल लाइक टेक अ लॉट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, राइट? सो डेफिनेटली इसको अपन साइड में करते हैं, आंसर ऑप्शन से सॉल्व करना इज अ बेटर वे। ठीक, चलो फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा लास्ट 5 क्वेश्चंस का सेट, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक आप इसे पूरा सॉल्व करके रख सकते हैं। अगर आपने इसका टेबल बना लिया, पूरे वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लिए, तो ये 5 क्वेश्चन का डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है, लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हो, राइट? तो फिर आपके पांचों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। कैच मी इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो क्वेश्चन मैंने अभी होमवर्क में दिया उसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ में सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्या आपका फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ वंडरफुल टाइम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए। सो टाटा बाय बाय, जय हिंद।